एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईईएफएस मॉड्यूल ए का यूनिट 4 विच इज रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई। आईईएफएस की एक सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जहां आपको इसके सारे प्रीवियस सेशंस भी मिल जाएंगे। ओके, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में सभी वीडियोस की पीडीएफ एंड ऑल फॉर ऑल द जेआईआईबी अपडेट्स डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो हम लोग पहले बात करेंगे, इसमें दो टॉपिक्स आपके इंक्लूड होते हैं इस यूनिट में। वन इज योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड द सेकंड इज योर एमएसएमई। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे पीएसएल के ऊपर। ओके, सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें, सो देयर आर टोटल 9 सेक्टर्स। अब एज पर योर मैकमिलन बुक दे हैव बाइफरकेटेड इनटू 9 सेक्टर्स। अब आप बहुत जगह देखोगे तो आपका ये जो 8th और 9th सेक्टर है दैट इज क्लब्ड टुगेदर, जहाँ पे वीकर सेक्शंस इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ अदर्स। बट इन्होंने जैसे 9 सेक्टर्स किए हैं तो हम लोग उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। बट जो मैकमिलन बुक है अब उसमें जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस है वो सारी ओल्ड है। तो हम लोग को जो फोकस करना है दैट वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द न्यू पीएसएल गाइडलाइंस विच वर इफेक्टिव इन 2025 में, जो आई थी 1 अप्रैल 2025 पे। क्योंकि अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उनके आंसर एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ही करने रहेंगे। इवन एमएसएमई में भी जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था उसमें चेंजेस आए थे इन 2025, तो वो सारे हमने लेटेस्ट ही चीजें इस अपनी पीपीटी में इंक्लूड करी है। क्योंकि मैकमिलन बुक में जो भी आपको डेटा मिलेगा इट इज आउटडेटेड, क्योंकि दैट इज एज पर 2023। बट हम लोग को क्या है, सारी चीजें लेटेस्ट पढ़नी है। जो भी गाइडलाइंस अपडेट होती है उसके हिसाब से हमें सब पढ़ना रहता है। तो आपको हमारे देवी करियर की क्लासेस में सारी ही चीजें अपडेटेड मिलेंगी। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्चुअली आरबीआई पूरा देखता है प्रायोरिटी सेक्टर का। तो आरबीआई ने क्या किया इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे सफिशिएंट क्रेडिट फ्लो नहीं होता था बैंक की तरफ से, तो उन सेक्टर्स को क्या है प्रायोरिटी सेक्टर्स में डाल दिया गया है। क्योंकि एक तो सफिशिएंट क्रेडिट फ्लो तो हो ही, और साथ में ये वैसे सेक्टर है जो बहुत ही क्रूशियल है फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो इनके लिए टारगेटेड आरबीआई ने बनाया है कि टारगेटेड लेंडिंग इन सेक्टर्स में होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है फॉर आवर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इन सेक्टर्स, प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं आपके, एग्रीकल्चर, MSMEs, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड द वीकर सेक्शन। ओके, तो दीज कम अंडर योर प्रायोरिटी सेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। तो यहाँ पे हमने बैंक्स को एक्चुअल में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ले सकते हो और उसको 4th कैटेगरी, बट उसमें क्योंकि अगेन चेंजेस आए हैं सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कैटेगरी ए से इसको डिनोट कर लेते हैं, इसको कैटेगरी बी से कर लेते हैं और कैटेगरी सी से कर लेते हैं। देन यू कैन हैव अ सेपरेट कैटेगरी डी ऑल्सो फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो कैटेगरी ए में we have put the domestic commercial banks and foreign banks which are having 20 branches and above। इसमें आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूडेड नहीं है। कैटेगरी बी में आपके फॉरेन बैंक्स आ जाते हैं विच आर हैविंग लेस देन 20 ब्रांचेस। कैटेगरी सी में आपके रीजनल रूरल बैंक आ जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स की आरबीआई ने क्या टारगेट सेट करे हैं फॉर लेंडिंग टू दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स। सो टोटल जो टारगेट है फॉर लेंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर, उसमें कैटेगरी ए बैंक्स का जो ओवरऑल टारगेट है दैट इज 40% ऑफ देयर एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर। एएनबीसी आपका होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है, सो ये जो बैंक का टोटल क्रेडिट होता है बैंक क्रेडिट, इसमें से बिल्स रीडिस्काउंटेड विद आरबीआई वो माइनस किया जाता है। तो आपका आ जाता है नेट बैंक क्रेडिट। अब इसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि जो ऑलरेडी जैसे इनके जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं जो पीएसएल इन्वेस्टमेंट्स में काउंट होते हैं विद आरआईडीएफ फंड।
ओके, तो जो पीएसएल इन्वेस्टमेंट्स में काउंट होते हैं वो सब इसमें क्या होता है, ऐड कर दिए जाते हैं। साथ में कुछ और होते हैं जिसमें एग्जेम्पशंस मिले हैं, विच इज द इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिट्स करे गए हैं जिसमें सीआरआर एसएलआर वो माइनस कर दिए जाते हैं। तो एक तरीके से इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करे जाते हैं, तो उससे आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आता है। सो एक्चुअल में जो बैंक का टोटल जो बैंक क्रेडिट है, बैंक लोन देती है, अब आरबीआई क्या है, बिल रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज बैंक्स को प्रोवाइड करती है, तो वो माइनस करते हैं तो आपका नेट बैंक क्रेडिट आता है, और फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, देन यू अराइव एट द फिगर ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो बैंक का जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, या फिर जो सीईओबी है, सीईओबी होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। कुछ ऐसे एक्सपोजर्स होते हैं बैंक के जो बैलेंस शीट में शो नहीं होते हैं, जैसे कि बैंक गारंटी, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, जो एक तरीके से कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती है बैंक की। ओके, सो एएनबीसी और सीईओबी में जो भी हायर है उसका 40%, तो मतलब 40% जो लेंडिंग है दैट शुड बी डन टू द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर द कैटेगरी ए बैंक्स। जो फॉरेन बैंक है विच आर हैविंग लेस देन 20 ब्रांचेस, जो हमने कैटेगरी बी में पुट कर दिए हैं, उनका भी ओवरऑल टारगेट 40% है, बट इनके लिए एक रिलैक्सेशन है। वो क्या है, आउट ऑफ विच 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी टू एनी प्रायोरिटी सेक्टर। अब जो ऐसी फॉरेन बैंक्स जिनके 20 से भी कम ब्रांचेस हैं, इनका मेन काम क्या होता होगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट की तरफ ही होता होगा, इसलिए 32% तक वो एक्सपोर्ट क्रेडिट ही दे सकती है। बाकी जो रिमेनिंग 8% है दैट दे कैन यूज फॉर लेंडिंग टू एनी ऑफ द अदर सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर में कर दिया, माइक्रो एंटरप्राइजेस में कर दिया, वीकर सेक्शन में कर दिया। इसीलिए आप देखोगे इनके जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स मेंशन नहीं है, क्योंकि 8% वो कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका मेन काम ही एक्सपोर्ट क्रेडिट की तरफ ही होगा, इनका ज्यादा बड़ा काम रहता नहीं है और एक्सपोर्ट क्रेडिट की तरफ ही रहता है, इसलिए इसमें 32% तक ये लोग एक्सपोर्ट्स की तरफ लेंडिंग कर सकते हैं। जो आरआरबी इज अ रीजनल रूरल बैंक, इनको सेट ही इसलिए किया गया था कि वो रूरल एरियाज में वीकर सेक्शन में मेनली लोन दे सके, इसलिए इनका ओवरऑल जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट रखा गया है वो हायर रखा गया इन कंपेरिजन टू अदर बैंक्स। तो इनका ओवरऑल टारगेट 75% रखा गया है। साथ में lending to medium enterprises, social infrastructure and renewable energy shall be reckoned for priority sector up to 15%। अब अगर ये लोग लोन दे रहे हैं टू द मीडियम एंटरप्राइजेस या सोशल इंफ्रा पर्पस से दे रहे हैं कि स्कूल सेटअप करने, हेल्थ केयर फैसिलिटी, या रेन्यूएबल एनर्जी के लिए दे रहे हैं, पावर जो रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर जनरेशन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, तो ओवरऑल इनका जो टोटल चाहे जितना भी लोन दे दे वो मैक्सिमम 15% ही काउंट किया जाएगा। सो यानी जो रिमेनिंग 60% जो इनको लेंडिंग करनी है वो बाकी तरफ ज्यादा करनी है, यानी एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उन तरफ इनकी ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो इन तीनों को मिलाकर टोटल इनका सिर्फ 15% काउंट किया जाएगा। अब एग्रीकल्चर की तरफ जो लेंडिंग होनी चाहिए फॉर द कैटेगरी ए बैंक्स दैट शुड बी 18%, जिसमें अगेन सब टारगेट है दैट इज 10% शुड बी टुवर्ड्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर, जिनका जो कल्टीवेशन होता है अप टू 1 हेक्टेयर या अप टू 2.5 एकर्स, स्मॉल फार्मर्स जिनका कल्टीवेशन होता है, जिनका लैंड होल्डिंग होती है अप टू 2 हेक्टेयर्स, तो उनकी तरफ ज्यादा क्रेडिट फ्लो होना चाहिए, दैट इज 10%। अगेन कैटेगरी बी के लिए हमने बताया नॉट एप्लीकेबल है फॉर द अदर सेक्टर, क्योंकि 8% वो लोग किसी में भी कर सकते हैं। आरआरबी के लिए भी एग्रीकल्चर का सेम है 18%, और जिसमें 10% शुड बी लेंडेड टुवर्ड्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस की टुवर्ड्स कैटेगरी ए बैंक्स का है 7.5%, एंड कैटेगरी सी आरआरबीज का भी 7.5% है। वीकर सेक्शंस की तरफ कैटेगरी ए का 12% है, बट आरआरबीज का ज्यादा है विच इज 15%। आप देखोगे आरआरबीज का ओवरऑल टारगेट भी ज्यादा है आपका विच इज 75%, एंड लेंडिंग टुवर्ड्स वीकर सेक्शन भी ज्यादा है क्योंकि इनको मेन सेटअप ही इसीलिए किया गया था, तो 15%। और इस पे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ चुका है कि आरआरबीज के लिए क्या टारगेट है, पीएसएल टारगेट फॉर लेंडिंग टू वीकर सेक्शन। सो राइट आंसर वाज 15% of their ANBC or CEOB whichever is higher।
अब मैंने बताया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का 2025 में चेंजेस आए थे। इनका जो ओवरऑल टारगेट था इनका भी 75% था पहले, इक्विवेलेंट टू आरआरबी। इसको रिड्यूस करके अब 60% कर दिया है। तो ये याद रखना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का ओवरऑल पीएसएल टारगेट इज नाउ 60% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है दे विल कंटिन्यू टू एलोकेट 50% to the different subsectors under PSL as per the PSL prescriptions, while the balance 20% can be allocated to one or more subsectors where bank have a competitive advantage। मतलब 40% तो उनको वैसे ही allocate करना है, जैसे एग्रीकल्चर की तरफ 18%, वीकर सेक्शंस है तो 12%, माइक्रो एंटरप्राइजेस 7.5%, तो उस तरीके से एलोकेशन करना है। और रिमेनिंग 20% जहां पे भी उन बैंक की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, whether it's to medium enterprises towards housing or infrastructure, तो वहां लेंड कर सकते हैं। इवन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के भी पीएसएल गाइडलाइंस में चेंजेस आए हैं, जिनका पहले ओवरऑल टारगेट इनका भी 75% था, उसको भी रिड्यूस करके 60% कर दिया गया है। बाकी सब सेम इनका भी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरफ इनका टारगेट 7.5% है ऑफ एएनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर, एंड फॉर वीकर सेक्शंस आल्सो टोटल लेंडिंग टारगेट इज 12%। ओके, तो आपको याद रखना है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के 2025 में चेंजेस आए थे, जहां पे इनके ओवरऑल टारगेट 75 से रिड्यूस करके 60% कर दिए गए। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में भी जो चेंजेस आए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस में, वो उसकी बात करेंगे, विच वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। सो फर्स्ट है आपका रिलेटेड टू एजुकेशन। Now, loans to individuals for the education purposes, including vocational course not exceeding 25 lakhs, will be considered as eligible for priority sector classification। पहले जो बैंक्स लोन देती थी फॉर द एजुकेशन पर्पसेस, सो उसमें ओल्ड लिमिट थी अप टू 20 lakhs, मतलब 20 लाख तक की जो एजुकेशन लोन्स बैंक देती थी वो काउंट कर सकती थी टुवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। बट अब वो लिमिट बढ़ा दी गई है। अब अगर बैंक एजुकेशन लोन 25 लाख तक का भी देती है तो वो एलिजिबल है टू बी काउंटेड अंडर इट्स पीएसएल, कि उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करी है, उसके अंदर में वो काउंट हो जाता है, क्योंकि इनका ओवरऑल टारगेट 40% है तो उसमें काउंट हो जाता है। तो पहले जहां 20 लाख तक के ही एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होते थे, इसकी लिमिट इनहैंस करके 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट, हाउसिंग में लिमिट्स में चेंजेस आए हैं, वो देखेंगे। अब यहाँ पर आपकी 3 कैटेगरीज बन गई है। ओके, फॉर द हाउसिंग लोन इट डिपेंड्स अपॉन द population, so those center which are having the population of 50 lakhs and above, वहां पे लोन लिमिट है 50 lakhs, तो 50 लाख तक का हाउसिंग लोन अगर उस एरिया में बैंक दे रही है जहां की पॉपुलेशन 50 लाख एंड अबव है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में काउंट करा जाएगा वो लोन, प्रोवाइडेड जो उस ड्वेलिंग यूनिट की मैक्सिमम कॉस्ट है दैट शैल नॉट एक्सीड 63 lakhs। ये सारे फिगर्स आपके लैक्स में है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर के अगर काउंट होना है कोई लोन, तो बैंक ने वो लोन हाउसिंग लोन दिया हो उस एरिया में, एक तो पॉपुलेशन भी मीट होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि उस एरिया में देना चाहिए जहां का पॉपुलेशन 50 लाख या ज्यादा है, तो वहां पे 50 लाख तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट हो जाएगा, प्रोवाइडेड मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ दैट ड्वेलिंग यूनिट शैल नॉट एक्सीड 63 lakhs। सेंटर्स विच आर हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव बट बिलो 50 lakhs, वहां पे लोन एलिजिबिलिटी है 45 lakhs। तो 45 lakhs तक का हाउसिंग लोन अगर दिया है ऐसे एरिया में जहां का पॉपुलेशन है बिटवीन 10 to 50 lakhs, दैट वुड बी एलिजिबल टू बी रिकॉर्ड अंडर पीएसएल, प्रोवाइडेड उन जगहों का जो मैक्सिमम कॉस्ट है ऑफ दैट हाउसेस शैल नॉट एक्सीड 57 lakhs, एंड दो सेंटर विच आर हैविंग पॉपुलेशन बिलो 10 lakhs, वहां पे लोन लिमिट है 35 lakhs, प्रोवाइडेड द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट शैल नॉट एक्सीड 44 lakhs। तो वही है कि लोन टू शुड सेटिस्फाई बोथ द क्राइटेरिया, मतलब ड्वेलिंग यूनिट का भी मैक्सिमम कॉस्ट इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से सेंटर्स में वो लोन दिया जा रहा है, ओके, वहां का पॉपुलेशन क्या है, तब जाके लोन लिमिट्स एलिजिबल होंगी टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। पहले इसमें 2 ही लिमिट्स थी और काफी कम थी, 25-35 lakhs, अब वो बढ़ा के 35, 45 और मैक्सिमम 50 lakhs कर दी गई है।
सिमिलरली रिपेयर्स ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट्स, उसके लिए भी जो लोन्स दिए जाते हैं टू बी एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, उसमें भी लिमिट्स इनहैंस कर दी गई है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से सेंटर में वो लोन दिया जा रहा है। तो उसमें जो कैटेगरी ए, इसको ABC लिख लेते हैं, बार बार कौन इसको बोलेगा। सो कैटेगरी ए जहां का पॉपुलेशन 50 लाख के अबव है, वहां पे 15 लाख तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में काउंट होगा। कैटेगरी बी सेंटर्स में 12 लाख तक का लोन काउंट होगा, और कैटेगरी सी में 10 लाख तक का लोन जो रिपेयर्स ऑफ द हाउसेस के लिए दिया है, दैट वुड बी एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। अगेन मैक्सिमम कॉस्ट उन घर का वही सेम ही है जो ऊपर था, इट शैल नॉट एक्सीड 63 लाख, 57 लाख एंड 44 लाख। ओके, तो ये आपके नए फिगर्स याद रखने हैं। लोन लिमिट्स, नए घर परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके ये लिमिट्स है, और रिपेयर्स फॉर द हाउस के लिए आप लोन ले रहे हो तो ये न्यू लिमिट्स है। ओके, नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अगेन न्यू लोन लिमिट्स है। पहले 5 करोड़ और 8 करोड़ लिमिट्स थे, जो अब बढ़ के 8 करोड़ और 12 करोड़ कर दिए गए हैं। सो लोन्स अप टू अ लिमिट ऑफ 8 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी आर नाउ एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। सिमिलरली लोन अप टू लिमिट ऑफ 12 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टियर 2 to 6 सेंटर्स आर एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो अब आप स्कूल सेटअप करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए अगर बैंक लोन देता है अप टू 8 करोड़, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में काउंट करे जाएंगे वैसे लोन्स। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी सेटअप करने के लिए लोन्स देता है 12 करोड़ तक के, जो भी लोन्स दिए हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करे जाएंगे। नेक्स्ट है रेन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी लिमिट एनहांस हुई है। ओल्ड लिमिट थी 30 करोड़ की। ओके, तो इसमें रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बैंक्स जो लोन अब 35 करोड़ तक के जो भी लोन्स है, दे आर एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को अगर रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड लोन्स दे रही है, अगर आपको अपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह लगाने हैं, वहां पे लोन लिमिट वही है जो पुरानी थी, दैट इज 10 लाख पर बोरोवर। बट रेन्यूएबल बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स लग रहा है विच इज बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है, तो वहां पे 35 करोड़ कर दी गई है फ्रॉम 30 करोड़, और हाउस होल्ड लिमिट फॉर द रेन्यूएबल एनर्जी के लिए सेम लिमिट है, दैट इज 10 लाख पर बोरोवर। नेक्स्ट अदर सेक्शन, which includes the loans not exceeding 2 lakh provided by the banks to self-help groups, joint liability groups for the activities other than agri और MSME। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2 लाख तक का लोन देती है, वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है, अदर देन फॉर द एग्रीकल्चर एंड MSME। साथ में डिस्ट्रेस्ड पर्सन को लोन देती है अप टू 1 लाख पर बोरोवर, सो दैट दे कैन रीपे द डेट टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। ये वीकर सेक्शन का भी पार्ट होते हैं यही लोग। ओके, क्योंकि वही मैंने बताया अदर और वीकर सेक्शन लगभग सेम ही होता है, ये एक ही में काउंट होता है, बट इसमें अलग अलग था, इसलिए अलग मेंशन करना पड़ा। तो ज्यादातर जो फार्मर्स होते हैं जिन्होंने मनी लेंडर से लोन लिया रहता है काफी हैवी इंटरेस्ट पे, तो उसको वो रीपे कर पाए, उसके लिए अगर बैंक लोन देती है अप टू 1 लाख, सो इट वुड बी एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। साथ में स्टार्टअप्स को लोन देती है अप टू 50 करोड़। ओके, अदर देन द स्टार्टअप्स विच आर engaged in the activity of agriculture और MSME, वो अदर्स में काउंट होते हैं। अगर वो स्टार्टअप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और लोन दे रही है, तो वो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में इंक्लूड होगा। ओके, साथ में वीकर सेक्शन की लिस्ट भी काफी बड़ी कर दी गई है। इसमें आपके स्मॉल मार्जिनल फार्मर, आर्टिसन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, इसमें मेनली जो इंक्लूड करे गए हैं आपके जैसे SC STs वगैरह भी इसके अंदर में इंक्लूड करे गए हैं। साथ में जो बेनिफिशरीज, जो ट्रांस पर्सन विद डिसेबिलिटी मेनली इसमें नया इंक्लूड करा गया, जो पहले नहीं था, और ट्रांसजेंडर मेनली इसमें नया इंक्लूड करा गया वीकर सेक्शन में। बाकी सब तो वही सेम है, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज 2 लाख पर बोरोवर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, तो ये सारे तो पहले भी थे वीकर सेक्शन में। नए पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर, इन सबको भी बैंक अगर लोन देती है, दे आर काउंटेड अंडर द वीकर सेक्शंस। ओके, तो इसकी लिस्ट बड़ी करी गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन, जहां हमने सारे न्यू गाइडलाइंस पढ़े विच वर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अब हम लोग बात करेंगे MSMEs की, विच इज द अनदर सब टॉपिक अंडर दिस चैप्टर। सो MSME क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में भी चेंजेस आए हैं। पहले आपका एक 2020 में तो चेंजेस आए ही थे, जहां आपकी इंडस्ट्रीज को माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में कैटेगराइज किया गया था डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी एंड डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर। पहले जो इसमें क्लासिफिकेशन होता था दैट वाज ऑन द बेसिस कि वो
आपकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है कि वो सर्विसेज में इन्वॉल्व है। फिर इसको क्या किया गया था, क्लब कर दिया गया था, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे सर्विसेज में, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया था और क्लासिफिकेशन सिर्फ इन दो बेसिस पे किया गया कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है प्लांट मशीनरी में, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर, जो कि 2020 में किया। अब इसी में ही रिवीजन आया है, लिमिट्स में इन्हांसमेंट हुआ है इन 2025। सो ये ओल्ड लिमिट्स भी लिखी गई हैं विच वर इफेक्टिव इन 2020, और ये न्यू लिमिट्स भी लिखी गई है इफेक्टिव फ्रॉम 2025। तो चेंजेस क्या हुए हैं, जो ओल्ड लिमिट है उसमें 2.5 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है इन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और जो टर्नओवर है उसमें 2 टाइम्स इन्हांसमेंट हुआ है न्यू लिमिट्स में। ओके, सो देखिए माइक्रो एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट ओल्ड 1 करोड़ थी, रिवाइज हुई है, सब 2.5 टाइम्स रिवीजन आया है, सो 2.5 सीआर है। स्मॉल एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट थी अप टू 10 करोड़, अब 25 करोड़ है। मीडियम एंटरप्राइजेस की ओल्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट थी अप टू 50 करोड़, अब 125 करोड़ है। सिमिलरली टर्नओवर लिमिट्स 2 टाइम्स इनहैंस हो गई है। तो पहले जो एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में तब आते थे जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था, वो बढ़ के अब अप टू 10 करोड़। अगर अब उन एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 10 करोड़ तक भी है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आएंगे, प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट शैल नॉट एक्सीड 2.5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो आएंगे जिनका टर्नओवर की लिमिट है अप टू 100 करोड़ और मीडियम 500 करोड़। अब इसकी एक स्मॉल सी ट्रिक होती है याद रखने की, इस पूरे टेबल को आपको व्हेन दी रिवाइज्ड की लिमिट्स याद रखनी है, पुरानी लिमिट से मतलब नहीं है, लेकिन वो भी आप निकाल ही लोगे क्योंकि वो 2.5 टाइम्स इनहैंस्ड हुई है और वो 2 टाइम्स हुई है। सो न्यू लिमिट्स कैसे याद रखनी है, आपको सिर्फ माइक्रो की याद रखनी है, ठीक है, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड फॉर द टर्नओवर, दोनों की। तो करोड़ में है सारी लिमिट। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस की सिर्फ याद रखनी है, न्यू लिमिट्स क्या है 2.5 करोड़ एंड 10 करोड़। स्मॉल की कैसे आप निकालोगे, स्मॉल की जो भी लिमिट्स है उसमें आप माइक्रो में इंटू 10 कर दोगे क्योंकि वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है। सो 2.5 इंटू 10 आपका 25 सीआर हो गया, और 10 इंटू 10 100 सीआर हो गया। मीडियम की आप कैसे निकालोगे, जो भी स्मॉल की है उसमें आप इंटू 5 कर दोगे क्योंकि ये 5 टाइम्स ज्यादा होती है। सो 25 इंटू 5 125 और 100 इंटू 5 500। तो इस तरीके से आपकी पूरी टेबल भर जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस टेबल पे, और ऐसे आ जाते हैं कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो क्या है 25 सीआर है। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, तो 500 सीआर है। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लिमिट को लेकर, बट आप इस ट्रिक से चलोगे तो पूरी टेबल आपको अपने आप ही आप फिलअप कर लोगे। बस माइक्रो की याद रखिए 2.5 करोड़ और 10 करोड़ है। स्मॉल की निकालनी है तो हम लोग इंटू 10 कर देंगे माइक्रो की फिगर्स में, और मीडियम की निकालनी है तो इंटू 5 कर देंगे स्मॉल की फिगर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये न्यू लिमिट्स है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इनिशिएटिव्स व्हिच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एमएसएमई सेक्टर। इसमें अराउंड 14 to 15 स्कीम्स हैं, बट हमने कुछ 7 स्कीम्स ली हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे मेनली क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में। ओके, सो पहली स्कीम है आपकी मेक इन इंडिया, जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी इन सितंबर 2014। अब मेन फोकस क्या था मेक इन इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, जिससे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके। साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो सके, इकोनॉमी ओवरऑल डेवलप हो सके। तो ये सब मेन फोकस था। अब आपको याद रखना है इसके मेन 4 पिलर, जिसपे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि इसका मेन फोकस क्या था। ऑफ कोर्स इसका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना तो था ही, बट नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो इन अदर सेक्टर्स। एंड द 4 पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया वर न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट, जिसपे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स अंडर मेक इन इंडिया। तो इनके अलावा एक चौथा ऑप्शन दिया था, वो आंसर था। तो 4 पिलर्स हैं। पहला है न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस का मतलब है विच इज फोकसिंग ऑन सिंप्लीफाइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, की बिजनेस करने के जो प्रोसेसेस है वो क्या सिंप्लीफाई हो सके, ओके, रूल्स रेगुलेशन सिंप्लीफाई हो सके। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया ऑन डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। न्यू सेक्टर्स में अब जो मेक इन इंडिया में जो पहला था उसमें 25 सेक्टर्स पे फोकस था, अब 27 सेक्टर्स, मेनली एनर्जी जो सेक्टर्स है आपके, ई व्हीकल्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाले, तो उन पे न्यू सेक्टर्स के अंडर में आए आपके।
और न्यू माइंडसेट जहाँ पे गवर्नमेंट शुड वर्क नॉट जस्ट एज अ रेगुलेटर बट ऑल्सो एज अ फैसिलिटेटर. इट फोकस ऑन गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव्स पार्टनरशिप्स. ओके, तो दीज आर द मेन 4 पिलर्स अंडर मेक इन इंडिया. नेक्स्ट स्कीम है आपकी CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो जो CGTMSE है ये क्या करती है, ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है बैंक्स को. क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है किसको, बैंक्स को, जिससे बैंक्स क्या है, कोलेटरल फ्री लोन्स दे सके एमएसईज को. ओके, जिससे बैंक्स क्या है, रिस्क भी उनकी ना हो, क्योंकि अगर एमएसईज अगर डिफॉल्ट भी करता है लोन पे तो उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन पोर्शन है दैट इज गारंटीड बाय दिस फंड. तो उनको क्या है, कवरेज मिल जाता है, उनका रिस्क क्या है इससे कम हो जाता है. अगर डिफॉल्ट भी हो रहा है देयर लोन इज गारंटीड अंडर द CGTMSE. सो इसमें जो कोलेटरल और एमएसईज को भी क्रेडिट मिल सके विदाउट गिविंग एनी कोलेटरल टू द बैंक्स. तो इसमें कंडीशन है कि द लोन गिवन शुड बी कोलेटरल फ्री और मैक्सिमम लोन जो इसके अंदर में दिया जा सकता है नाउ इट इज अप टू 10 करोड़. पहले इसमें 2 करोड़ की लिमिट थी जिसको 23 में रिवाइज करके 5 करोड़ किया गया. अब 2025 में इसको रिवाइज करके अगेन 10 करोड़ किया गया. नाउ अंडर दिस बैंक्स कैन गिव कोलेटरल फ्री लोन्स टू द एमएसईज अप टू 10 करोड़. ओके, और इसमें इनको क्रेडिट गारंटी मिल जाता है. तो अगर डिफॉल्ट भी होता है सर्टेन परसेंटेजेस गारंटीड अंडर दिस फंड. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. ये किसके लिए है, ये इसके लिए है कि जो खादी विलेज कमीशन है वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देता है जो खादी विलेज जो इंडस्ट्रीज है जो कि खादी वर्क करती है, पॉलिस्टर वर्क, इन सब में इंगेज्ड है. अब इस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से क्या होता है, इंटरेस्ट सब्सिडी सर्टिफिकेट, इसमें जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट उनको मिलता है तो ये वो एलिजिबल बन जाती है बैंक से लोन लेने के लिए एट द रेट ऑफ 4%. और जो डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्चुअल बैंक रेट, अगर बैंक का रेट है मान लीजिए उस लोन की 9%, सो डिफरेंस बिटवीन दिस रेट विच इज 5% इज गिवन एज अ इंटरेस्ट सब्सिडी टू देम. तो मतलब उनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन्स मिल जाता है खादी विलेज इंडस्ट्रीज को जो कि खादी वर्क में इंगेज्ड है. ओके, सो इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द लोन्स आर गिवन which are taken from the banks with the central government covering the difference between the actual lending rate and concessional 4% per annum. तो मेनली खादी विलेज इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई जहाँ पे KVIC जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है दे प्रोवाइड द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट टू द एलिजिबल खादी इंडस्ट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व है एंड थ्रू दैट दे बिकम एलिजिबल टू गेट द इंटरेस्ट सब्सिडी. ओके, सब्सिडाइज्ड बेसिस पे उनको लोन मिल जाता है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम. नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया लाई गई थी टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप. मेनली जो फीमेल्स हैं या जो वैसे लोग जो कि SC ST कैटेगरी में आते हैं, सो वो मेनली अपने क्या है न्यू वेंचर्स ओपन कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, एंटरप्रेन्योरशिप इससे बूस्ट हो सके. इसके अंदर में जो लोन्स कवर होते हैं दे आर रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़. सो 10 लाख से 1 करोड़ तक की लोन लिमिट है जो इसके अंदर में दी जाती है. और मेनली इसमें ग्रीन फील्ड बिजनेस वेंचर्स ही आते हैं. ग्रीन फील्ड बिजनेस जो कि एकदम स्क्रैच से आप नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो. दो होता है, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड. जो ऑलरेडी आप उसी को रेनोवेट कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो तो ब्राउन फील्ड में आता है. यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच देन इट इज अ ग्रीन फील्ड. ओके, एकदम नया. तो ग्रीन फील्ड वेंचर्स के लिए इसमें लोन दिया जाता है. स्पेशली फोकस्ड होते हैं फीमेल्स SC ST, ये आपको याद रखना. और लोन जो रेंज होती है दैट इज 10 लाख टू 1 करोड़. ओके, अंडर द स्टैंड अप इंडिया. सो ये मेनली स्कीम लाई गई टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट है MSME डीलेड पेमेंट पोर्टल समाधान. अब ये समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया. अब जो MSE सेलर्स थे वो क्या करते थे, क्रेडिट पे सामान बेचते हैं बायर्स को. ओके, तो अब वो क्रेडिट पीरियड पूरा हो गया बट उनको बायर ने पेमेंट नहीं किया. अब उससे क्या होता है, इनका ऑपरेशंस हैम्पर होते हैं, वर्किंग कैपिटल होता नहीं है, ये बंद पड़ जाते हैं. तो इसके अंदर में एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया. मैक्सिमम टाइम पीरियड जो इस स्कीम के अंदर में रखा गया, आपका स्कीम क्या थी, मतलब एक मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा गया दैट इज 45 डेज की. मतलब अगर MSE सेलर ने कोई भी सामान बेचा है तो 45 डेज के अंदर उनको अपना पैसा मिल जाना चाहिए. अगर बायर 45 डेज के अंदर भी नहीं देता है तो बायर को MSE सेलर को कंपनसेशन देना पड़ेगा एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ
3 टाइम्स द बैंक रेट। तो आरबीआई बैंक रेट अनाउंस करती है, तो जो भी उस समय बैंक रेट चल रहा होगा उसका 3 टाइम्स द बैंक रेट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपनसेशन बायर्स को, एमएससी सेलर्स को देना होगा इफ दे आर अनेबल टू मेक द पेमेंट विद इन 45 डेज। और अगर अग्रीमेंट कम का हुआ है कि आपको 20 डेज में पेमेंट देना है तो 20 डेज में, अगर नहीं, अगर कुछ अग्रीमेंट में प्रॉपरली मेंशन है तो भी 45 डेज से ज्यादा का मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर उनको सेलर को पैसा नहीं मिला तो उसके लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है, दैट इज समाधान पोर्टल, जहां पे एमएससी सेलर क्या है अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये मेनली क्यों आई अब स्कीम, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो सके। सो यहाँ पर भी उनको क्या है, सब्सिडाइज्ड बैंक लोन मिलता है फॉर सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द नॉन फार्म सेक्टर। यहाँ पे जो सब्सिडी मिलती है रेंजेस फ्रॉम 15 to 35% फॉर द प्रोजेक्ट्स अप टू 50 lakhs इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड फॉर द प्रोजेक्ट्स अप टू 20 lakhs इन सर्विसेज सेक्टर। सो एक्चुअली इसमें जो कैटेगरी होती है दो तरीके से होती है, जनरल कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स एंड अदर कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स। अदर में आपके एससी, एसटी, वुमेन, माइनॉरिटीज, ओके, वो सब आ जाते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स वेदर द प्रोजेक्ट्स आर सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज और वेदर दे आर सिचुएटेड इन रूरल एरियाज। सो अगर जनरल कैटेगरी का बोरोवर ने लोन लिया है फॉर सेटिंग द प्रोजेक्ट इन अर्बन एरियाज तो उनको 15% सब्सिडी मिल जाती है। जनरल कैटेगरी ऑफ बोरोवर ने लोन लिया है फॉर सेटिंग द प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज तो 25% की सब्सिडी। अदर कैटेगरी ऑफ बोरोवर ने लोन लिया है फॉर सेटिंग प्रोजेक्ट इन अर्बन एरियाज तो 25% एंड फॉर अदर्स इन सेटिंग रूरल एरियाज में 35%। ओके, तो ये आपकी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स पे डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे सेट कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंट अमाउंट की इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग इट रेंजेस फ्रॉम 15 to 35%। साथ में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इट शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट सेट कर रहे हो तो उसका टोटल कॉस्ट शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs, और सर्विसेज सेक्टर में नया प्रोजेक्ट ला रहे हो सो देयर कॉस्ट शैल नॉट एक्सीड 20 lakhs। पहले इसकी लिमिट 10 lakhs थी, इसको भी बढ़ा के 20 lakhs किया गया। ओके, सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी लिमिट 25 lakhs थी जिसको बढ़ा के 50 lakhs। आपको पुरानी से नहीं मतलब है, वो क्या है, वो तो जस्ट आपके साथ नॉलेज कर रहे हैं, बट आपको न्यू लिमिट्स पता होने चाहिए। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इट शैल नॉट एक्सीड 20 lakhs इन सर्विसेज सेक्टर। और जो इसमें इनको इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है इट रेंजेस फ्रॉम 15 to 35% डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन विच दे आर सेटिंग अप द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपकी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये स्कीम क्यों लाई गई, जिससे जो एमएससीज है वो कैपिटल मशीनरी, कैपिटल असेट कोई भी ले रहे हैं उसके लिए उनको बैंक लोन लेना पड़ेगा। ओके, तो उस जो लोन लेते हैं उस पे उनको कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है जिससे कि वो भी और ज्यादा मॉडर्नाइज हो सके और हैवी मशीनरीज पे, कैपिटल असेट्स पे इन्वेस्ट कर सके। सो इट इज ऑपरेशनल फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एमएसएमईज। इट एम्स एट फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग 15% कैपिटल ऑफ सब्सिडी अप टू अ मैक्सिमम कैप ऑफ 15 lakhs विद अ मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ 1 crore। तो ये एमएससीज अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कोई भी कैपिटल असेट ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसका उन्होंने बैंक से लोन लिया है, मैक्सिमम लोन लिमिट इज 1 crore, तो उस पे उनको 15% की सब्सिडी मिल जाती है। और मैक्सिमम जो सब्सिडी का अमाउंट है दैट इज 15 lakh, मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट है दैट इज 1 crore। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स जिससे आपके मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो आई हैव डिस्कस दीज 7 स्कीम्स। वैसे इसमें 14 to 15 स्कीम्स है, ओके, जो हमारी आपको पेड कोर्सेज में मिलेंगे विच वी विल बी लॉन्चिंग शॉर्टली। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सेक्शन अगर आपको पसंद आया हो जरूर से इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में टू गेट ऑल द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू JAIIB डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।